शरद जी, ये जो एक सवाल है कि क्या नीतीश की कोशिश ईमानदार लगती है, बट क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? अभी अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर गए और गुजरात के अंदर जाके जो हालत हुई है, 13% वोट लेकर चले आए। कांग्रेस का वोट जो है वो जो लगातार 38 से 40% के आसपास था, घट के 27% हो गया और कांग्रेस को ऑल टाइम लोवेस्ट टैली वहां पे मिली है। वो हिमाचल प्रदेश में भी गए, लेकिन वहां चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। उत्तराखंड में वो गए जहां कांग्रेस बुरी तरीके से हारी, गोवा में गए जहां कांग्रेस हारी, अब वो बॉम्बे में जा रहे हैं जहां पे की जो बीएमसी का चुनाव होने वाला है। तो इसी तरीके से केसीआर है, उनको भी कांग्रेस से एलर्जी है। तो ऐसे में क्या विपक्ष एकजुट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है कि इस कोशिश का फिलहाल बिहार में हो सकता है थोड़ा सा असर हो, लेकिन पूरे देश में विपक्ष एक हो पाएगा, इसमें मुझे बिल्कुल संदेह है। जैसा अभी आपने आम आदमी पार्टी के लिए कहा, इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में क्या बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज ममता बनर्जी के साथ मिलकर लड़ेंगी? क्या बीजेपी के खिलाफ वाईएसआर, कांग्रेस और टीडीपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? तो ऐसे बहुत ढेर सारे पिटफॉल्स हैं जिसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है अगर अपोजिशन यूनिटी बनानी है। जैसे अब आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा मिले। किसी को भी अपनी पार्टी के एक्सपेंशन का पूरा अधिकार है, लेकिन जब आप एक अपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं, जब आपको एक बड़े ताकत से लड़ना है, तो आपको मिलकर लड़ना पड़ेगा। कि अरविंद केजरीवाल न तो खुद चाहे उत्तराखंड हो, गोवा हो या अभी हिमाचल हो, उनको अपनी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला है। यही चीज उन्होंने हिमाचल में भी की, 5 सीटें जरूर मिली, लेकिन ऐसा उनको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिला। तो एक तरीके से ही इज प्लेइंग स्पॉइलर, और यही काम हमारे ओवैसी जी भी कर रहे हैं। जहां जहां बीजेपी को फायदा मिल सकता है वहीं लड़ते हैं, जहां जहां कांग्रेस डैमेज हो सकती है। जिन 13 सीटों पे उन्होंने गुजरात में लड़ा, वो सारी की सारी ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस अच्छी पोजीशन में थी। तो कुल मिला के अपोजिशन के इतने ढेर सारे लोग हैं, सबके अपने एजेंडे हैं और सब एक साथ मिलकर लड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, जहां मिले भी, चाहे वो यूपी हो, एसपी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वहां क्या नतीजा निकला। इसी तरीके से अभी कुर्नी और गोपालगंज में बिहार में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा। माना जा रहा था कि इनविंसिबल कास्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन क्या नतीजे निकले, दोनों जगह हारे। तो अभी बीजेपी ऐसी पोजीशन में आ गई जो मतलब एक स्ट्रांग पोल पोजीशन, तो वहां पे उससे मिलने के लिए पहली चीज तो सबको अपने अपने एजेंडे किनारे करके कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा, और उसके लिए नीतीश जी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एक लास्ट चीज कि ये जो उन्होंने तेजस्वी की घोषणा की है, तो उससे किसी को नुकसान हो फायदा हो वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी वाले परेशान हैं। कहते कि अगर 24 से पहले कर दिया होता तो एमवाई के खिलाफ पोलराइजेशन पूरा हो जाता। तो अभी नीतीश कुमार जी रहेंगे तो एमवाई का कॉम्बिनेशन पूरा नहीं हो पाएगा, तो पोलराइजेशन होने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। खैर, बिल्कुल। विवेक जी, ये जो एक सवाल है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखें तो एक मॉडल है अपोजिशन की यूनिटी का, जहां पर सरकार गिरने के बावजूद भी एनसीपी, कांग्रेस और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, वो एकजुट होकर काम कर रही है। इसी तरीके से बिहार में भी अगर आप देखें तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बाकी की जो लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस है, वो एकजुट होकर काम कर रही। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन यूनिटी पॉसिबल नहीं है या वो एक मॉडल के तौर पर पेश नहीं हो सकती। हाँ, अरविंद केजरीवाल, केसीआर जैसे कुछ लोग हैं जो अभी डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र का जो मॉडल है वो मॉडल सारे देश में विपक्षी एकता के लिए एक आदर्श मॉडल साबित हो सकता है? विवेक जी, अपने को अनम्यूट करिए आप। हाँ आशुतोष जी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां जो एक साथ अभी आई है और अपेक्षा ये है कि वो 2024 तक एक साथ बनी रहेगी। ये मॉडल जरूर एक आदर्श बन सकता है
और मुझे लगता है कि अभी-अभी मुझसे पहले जिन्होंने कुछ बात की, उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनने के बावजूद जो बाई इलेक्शंस हुए, उन बाई इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया नहीं है। तो न्यूमेरिकल जो स्ट्रेंथ है, वो अपने आप में वो 1 मिनट वो कन्वर्ट हो पाएगी किसी सक्सेस में, ये आज बताना मुश्किल है। लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति नहीं है। ऐसा लगता है कि ये तीनों पार्टियाँ अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तो ज़रूर बीजेपी को मात दे सकती है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का है। अगर आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में भी अपना जोर लगाती है, हम बीएमसी के इलेक्शन में देखेंगे क्या होता है। बीएमसी का इलेक्शन जो है वो एक टेम्पलेट बनेगा। वहाँ पर अगर वो एमवीए को स्पॉइलर करके वहाँ पर अगर सामने आती है आम आदमी पार्टी, तो बिल्कुल ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वो पूरे स्टेट में भी एक स्पॉइलर का रोल अदा कर सकती है। और जिस तरह का सक्सेस एमवीए को मिलना चाहिए, उस तरह का सक्सेस न मिले शायद। आज हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए, ये सारे अपोजिशन पार्टियों के सर्वाइवल का सवाल है। आइडियोलॉजिकली तो कोई किसी के अपोज में नहीं है। मतलब बीजेपी के अपोज में नीतीश कुमार अगर आइडियोलॉजिकली होते तो कब का बीजेपी का साथ छोड़ देते। जब सवाल अपने सर्वाइवल का आया, अस्तित्व का आया, तब जाकर वो जगे और तब जाकर वो अपोजिशन यूनिटी की बात करने लगे। तो जहां रीजनल सट्रैप्स है, वहां वो अपनी जगह, अपनी साख बनाए रखने की कोशिश करेंगे और बीजेपी को अपने स्टेट में मुकाबला हो इसकी कोशिश करेंगे। उसके लिए सारी पार्टियां जो उनके साथ आती है, वो उनके साथ लेकर वो बीजेपी का मुकाबला करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का सर्वाइवल का इशू नहीं है। आम आदमी पार्टी तो एक्सपेंशन का इशू है उनका। उनको तो हर जगह जाकर अपना बेस बढ़ाना है, बनाना है, बढ़ाना है। तो वो इस तरह से काम करेगी। और वो अगर अपोजिशन के साथ में वहां जाती है, तो उनके लिए वो स्कोप बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। इसलिए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की ये जहां तक कोशिश स्ट्रेटेजिकली ये रहेगी कि वो कहीं भी जाएगी, वहां अपने बलबूते पे ही अपना इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।